सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए यह बताया कि सिक्योरिटी गार्ड किसी भी जगह पर एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से उन्हें भी वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आम लोगों को मिलती हैं। इसी के तहत उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में सिक्योरिटी गार्ड ने अहम भूमिका निभाई है, जिस वजह से उन्हें कोरोना वॉरियर्स का खिताब भी देना चाहिए। साथ ही साथ और कई विभिन्न मुद्दों को उजागर करते हुए उन्होंने सरकार से अपील की है कि सिक्योरिटी गार्ड चलाने वाले एजेंसीज के लाइसेंस रिन्यू के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखें। कोविड-19 शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि गार्डों को एसेंशियल सर्विस में लिया जाए। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने इमीडिएट 3-4 दिन के अंदर में ये डिक्लेयर कर दिया कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स आर अंडर एसेंशियल सर्विस, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हर एक जगह पे गार्ड ड्यूटी पे जाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी उन्होंने सर्विस दिया है। एंड हमको गर्व है हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में वो सबके सामने आगे खड़े रहे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई ड्यूटी छोड़कर नहीं भागा। उन्होंने आगे बढ़कर बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसका नितिन गडकरी जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उनका बहुत ही उन्होंने उसके बारे में ये बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सेंटर का जो सेंटर का जो है वो अमेंडमेंट कर दिया सेंटर की लाइन के ऊपर। ये जो दिक्कत हमारी थी, ये 5 पॉइंट थे हमारे में, वो तो सेंटर वो उन्होंने कर मेघालय और एक हमारा और भी पॉइंट था इसके अंदर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हम ले रहे हैं, क्योंकि मेन एक्ट में अमेंडमेंट हो सकता करना पड़ता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को तो लाइसेंस उन्होंने कर दिया है। हमने अपना पुलिस वेरिफिकेशन देना है, अपना रिकॉर्ड देना है, गार्डों का रिकॉर्ड देना है, तो होम डिपार्टमेंट हमको लाइसेंस इशू करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो क्लाइंट है, जो सिक्योरिटी एजेंसी को एंगेज कर रहा है, इस एक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसने लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी से ही लेना है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी के पास लाइसेंस है उसी से लेना है, उसी को रखना है। तो उसकी वजह से हम लोग तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी एजेंसियां ऐसी हैं तो स्पेशली हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है ये कि वो उसी एजेंसी से उनको गार्ड एंगेज करने चाहिए जिनके पास में होम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया वो लाइसेंस है, क्योंकि अभी उनके ऊपर में कोई बंधन नहीं है जो एंगेज कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसी, या उनके नॉलेज में भी नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इतनी अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर में, तो उसकी वजह से जो लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसियां नहीं है वो मिनिमम वेजेस भी नहीं देती हैं, उनको सस्ता भी पड़ता है। तो हाउसिंग सोसाइटियां ये सोचती है कि सस्ते वाला हमको कौन सा सिक्योरिटी एजेंसी चाहिए। पुलिस कैसे वेरिफिकेशन में अलाउ करते हैं? हाँ जी, पुलिस कैसे अलाउ करते हैं? नहीं, पुलिस को तो जब मालूम पड़ेगा, कोई चोरी होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो ही पुलिस को मालूम पड़ता है, तो पुलिस पूछती है कि आपका लाइसेंस किधर है। लेकिन ये पहले ही अवेयरनेस आनी चाहिए हाउसिंग सोसाइटियों में कि ये सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस है कि नहीं है। और मालकों का पुलिस वेरिफिकेशन वो 3 साल के लिए था, जब लाइसेंस की जो म्याद है वो 5 साल है, तो ये 5 साल के लिए होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा वो भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक इसके अंदर और चीज़ थी कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट है उसके हिसाब से लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाता है। अभी सपोज करो मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है, मुझे लाइसेंस मिला है, मेरे पास 1000 आदमी काम कर रहे हैं, तो लेकिन 5 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है उसको। तो सेम प्रोसीजर है उसको रिन्यू करने का, लेकिन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं हर एक स्टेट के अंदर बनी हुई, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टाइम नहीं था कि इसको वो रिन्यू फटाफट करके दे दें। उसके अंदर कई दफ़ा 6 महीने लगाते थे, साल भर लगाते थे, वो रिन्यू नहीं होता था। तो बीच में उसके अंदर दिक्कत क्या आई कि जो बीच का पीरियड है कि आपका लाइसेंस की डेट एक्सपायरी डेट आ गई और 1 साल तक आपका रिन्यू नहीं हुआ, तो आपका ये वैलिड लाइसेंस है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको जब तक हमारी एप्लीकेशन आपके पास में पेंडिंग पड़ी हुई है तब तक के लिए इसको वैलिड लाइसेंस समझा जाए, जब तक वो
ग्रांट नहीं होता या रिजेक्ट नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने हमारी वो डिमांड भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अंदर हमको दिक्कत आती थी कि जो टेंडर होता है, आज मेरे पास 1000 आदमी काम करते हैं, अगर सिक्योरिटी कंपनी के नाम पे होना चाहिए था, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो। जैसे जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो लाइसेंस दिया जाता है वो फैक्ट्री को दिया जाता है या कंपनी को दिया जाता है, पर्सनल नाम पे नहीं। तो हमने गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है ये पर्सनल नाम पे लाइसेंस मत दो, ये कंपनी के नाम पे लाइसेंस होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में जो अमेंडमेंट किया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तो लाइसेंस है कि आप लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी को एंगेज कर रहा है उसके लिए कुछ कंपलसरी नहीं है कि उसने लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी लेनी है। तो वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में, स्पेशली हाउसिंग सोसाइटियां मैं बोलूँगा, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उन्होंने लाइसेंसिंग सिक्योरिटी जो उससे लेना चाहिए। तो इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट करनी चाहिए कि जैसे सिक्योरिटी एजेंसी आप बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो आपको पनिशमेंट या फाइन है। इस तरीके से जो एंगेज कर रहा है उसके लिए भी अगर ये क्लॉज आ जाएगा, उसके अंदर लॉ आ जाएगा कि आपने सिर्फ लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी से करना है, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप 3% जो सिक्योरिटी है उसकी सैलरी से काटते हैं, तो उसका यूज किस तरह से होता है? गवर्नमेंट के पास इस तरह से कितने पैसे जमा हो गए और उस पैसे के लिए आप क्या मांग करोगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए? जो सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड है उसके अंदर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे भी रजिस्टर होते हैं, बोर्ड के भी होते हैं, तो उसके ऊपर 3% लेवी हम लोग जमा करते हैं सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड में। उसका तकरीबन जो मेरे को आरटीआई के अंदर मैंने लिया हुआ था 2 साल पहले तक 100 करोड़ से ज्यादा उनके पास फंड पड़ा है। तो वो जो फंड है जो सिक्योरिटी एजेंसियों, सिक्योरिटी गार्डों की पेमेंट, हमारे सिक्योरिटी गार्डों के प्राइवेट एजेंसी के, उसके ऊपर इकट्ठा हुआ है। उसका जो यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे गार्डों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। उनके लिए कमेटी बने जिसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट के लोग हों, हमारे एसोसिएशन के लोग हों, कि उनका किस वेलफेयर पे काम आए। जैसे किसी को कोई सीरियस बीमारी हो गई, हमारा ESIC मेडिकल वगैरह है उनका इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ से भी हेल्प मिले। और लाइसेंस रिन्यू के लिए भी जो है ना प्रोविजन होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी 5-6 डिमांडें मान ली हैं, लेकिन अभी स्टेट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, इन्होंने भी अपने यहाँ का अमेंडमेंट करना है। वो सिर्फ मेघालय और उड़ीसा ने किया है, गुजरात करने वाला है, हमारी बात चल रही है। तो जब ये अमेंडमेंट हो जाएंगे तो गार्डों के लिए एक अच्छी मतलब के खबर रहेगी, उनके लिए अच्छा सहूलत रहेगा। और जहां तक सिक्योरिटी गार्ड है, देखो कहीं पे भी वो फ्रंट में आता है, क्रिमिनल सबसे पहले वो क्रिमिनल को फेस करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो पुलिस उसको आके तंग ना करे, बल्कि उसके साथ में आके कोऑपरेट करे। तो नॉर्मली जनरल केसेस में देखा गया है, बहुत जगह पे पुलिस कोऑपरेट करती है, मैक्सिमम करती है, लेकिन कई जगह पे सबसे पहले गार्ड के ऊपर ही शक किया जाता है और उसको बगैर देखे हुए अंदर डाल दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। जैसे आपने बताया सेंटर ने जो मांगे मानी है अपनी, वही मांगे स्टेट मानने में दिक्कत क्या आती है और उस बारे में आप आने वाले समय में क्या करने वाले? स्टेट को दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ लापरवाही है। जितने तरीके से करना चाहिए, जिस सीरियसली इसको लेना चाहिए, स्टेट ने उतना सीरियसली नहीं लिया है। तो उसके लिए हम लोग हर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लिख रहे हैं। हमने हर एक उनको ड्राफ्ट भी भेजा है। ये जो अमेंडमेंट किया है तो उड़ीसा ने और मेघालय ने हमारा ड्राफ्ट किया हुआ ही भेजा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंटों के साथ भी हमारी बातचीत चालू है कि आपने तो सिर्फ पास करवाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो इसे जल्दी पास करवा दीजिए। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों का जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र ही है। सबसे पहले 58 में 59 में इंस्पेक्टर जनरल कामटे साहब जो रिटायर हुए थे, जो अशोक कामटे साहब हमारे अभी शहीद हुए थे, उनके दादाजी और बाबा साहब गावड़े, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। तो ये बर्थ प्लेस इसका जो है पुणे में है। वहाँ पे कर्लोस्कर के साथ में पहला इनका कॉन्टैक्ट हुआ था। वहाँ से शुरू होते होते आज कम से कम 20,000 सिक्योरिटी एजेंसियाँ पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। आपकी जो सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर कितनी एजेंसी की एंट्री हुई है और कुल कितने सिक्योरिटी आज चल रही है? हमारा जो सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जितनी अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, तकरीबन 450-500 हमारे मेंबर हैं। और अभी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो जब से ये पसारा एक्ट आया है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट आया है, तो इसके हिसाब से लाइसेंस लेना हर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत ज़रूरी है।
और हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में 88 से और फिर 94 में काफ़ी मुद्दा उठाया था। ये तो 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट लेके आई और उसके हिसाब से हर एक एजेंसी को होम डिपार्टमेंट जो स्टेट का है वो लाइसेंस देता है। ये एजेंसी की तरफ से ईएसआईसी का फैसिलिटी तो है, हमारा प्रेसिडेंट सर जिस तरीके बताया। और एक चीज़ है जो पीएफ सिस्टम में एक एडली सेक्शन अभी इस कोविड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किए। उस एडली के जो सेक्शन है उस एडली में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का अगर सालाना इनकम 2 लाख है, अगर उसका मंथली एवरेज सैलरी 18,000 से ज़्यादा है या 15,000 जो भी है, उस सैलरी का 30 गुना पीएफ डिपार्टमेंट उस सिक्योरिटी गार्ड का नॉमिनेशन खुद देता है उसके डेथ पर। ये अभी जस्ट चालू हुआ है, तो ये कोविड के बाद हुआ है और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आपकी भी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से? ये अभी चल रहा है। हमारा मांग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है, जो सोसाइटी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी से जो 18% जीएसटी वेयर करना पड़ रहा है सोसाइटी के अपने पॉकेट फंड से, वो ना हो। उस जीएसटी जो 18% सोसाइटी गार्ड्स के ऊपर लागू होता है उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। देखिए, एजेंसी की तरफ से ईएसआईसी का फैसिलिटी तो है, हमारा प्रेसिडेंट सर जिस तरीके बताया। और एक चीज़ है जो पीएफ सिस्टम में एक एडली सेक्शन अभी इस कोविड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किए। उस एडली के जो सेक्शन है उस एडली में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का अगर सालाना इनकम 2 लाख है, अगर उसका मंथली एवरेज सैलरी 18,000 से ज़्यादा है या 15,000 जो भी है, उस सैलरी का 30 गुना पीएफ डिपार्टमेंट उस सिक्योरिटी गार्ड का नॉमिनेशन खुद देता है उसके डेथ पर। ये अभी जस्ट चालू हुआ है, तो ये कोविड के बाद हुआ है और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आपकी भी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से? ये अभी चल रहा है। हमारा मांग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है, जो सोसाइटी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी से जो 18% जीएसटी वेयर करना पड़ रहा है सोसाइटी के अपने पॉकेट फंड से, वो ना हो। उस जीएसटी जो 18% सोसाइटी गार्ड्स के ऊपर लागू होता है उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।